पहलगाम हमला ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक मॉडर्न आतंकी साजिश थी। चलिए इसकी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा इस जगह को देखिए। ये है बैसरन वैली, कश्मीर की वो खूबसूरत जगह जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान, मतलब सुकून और खूबसूरती का दूसरा नाम। लोग यहाँ शांति के लिए आते थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर सुकून की यही जगह एक इतने बड़े और सुनियोजित आतंकी हमले का ग्राउंड जीरो कैसे बन गई? चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की जब इस जन्नत जैसी जगह पर आतंक ने दस्तक दी। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। हमलावरों ने एक बहुत ही शातिर जाल बिछाया। उन्होंने टूरिस्ट्स को एक फूड स्टॉल की तरफ धकेला और फिर आने जाने के दोनों रास्ते बंद कर दिए, मतलब एक सोची समझी घेराबंदी। इसके बाद उन्होंने मर्दों और औरतों को अलग किया और खास तौर पर गैर स्थानीय लोगों को अपना निशाना बनाया। सोचिए, सिर्फ 25 मिनट के अंदर 26 लोगों की जान चली गई। तो आखिर इस हमले के पीछे था कौन? चलिए अब इन चेहरों को बेनकाब करते हैं, जो इस साजिश के मोहरे भी थे और मास्टरमाइंड भी। इस हमले को अंजाम देने वाले 3 मुख्य लोग थे। पहला और सबसे अहम, हाशिम मूसा। ये मास्टरमाइंड था, पाकिस्तानी आर्मी का एक एसएसजी पैरा कमांडो। दूसरा था आदिल ठोकर, जो कि एक लोकल कश्मीरी था, लेकिन उसके पास पाकिस्तान का स्टूडेंट वीजा था। और तीसरा था अली भाई, एक और पाकिस्तानी नागरिक। जिस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली उसका नाम था द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी टीआरएफ। लेकिन यह नाम बस एक धोखा है। असल में यह कोई नया ग्रुप नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा का ही एक रीब्रांडेड वर्जन है। इसे एक लोकल कश्मीरी ग्रुप की तरह दिखाने की कोशिश की गई, ताकि लश्कर पर जो इंटरनेशनल प्रेशर है उससे बचा जा सके। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को सीधी जिम्मेदारी से बचने का एक रास्ता मिल जाए। अब सवाल यह है कि टीआरएफ बना क्यों? इसकी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जून 2018 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग के लिए अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। फिर अगस्त 2019 में भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। और इन दोनों घटनाओं के ठीक बाद अक्टूबर 2019 में अचानक द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को एक प्रॉक्सी ग्रुप की तरह लॉन्च कर दिया गया। ये हमला सिर्फ गोलियों और बमों का खेल नहीं था। ये एक हाईटेक आतंकी हमला था, जिसकी प्लानिंग 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी के साथ की गई थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अल्ट्रासैट्स। ये क्या थे? ये हवा के स्पेशल स्मार्टफोन्स थे, जिनमें बिल्ट इन सैटेलाइट एंटेना लगा होता था। ये फोन चीन के टिएनटोंग-1 सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, जिसे ट्रैक करना भारतीय एजेंसियों के लिए लगभग नामुमकिन था। अब बात आती है नेविगेशन की। इसके लिए उन्होंने अल्पाइन क्वेस्ट नाम का ऐप इस्तेमाल किया। ये एक ऑफलाइन ऐप था, मतलब बिना इंटरनेट के भी काम करता था। उन्होंने इसमें हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट मैप्स पहले से ही लोड कर लिए थे। इससे वो कश्मीर के घने जंगलों में बिना किसी लोकल गाइड की मदद के कहीं भी आ जा सकते थे। और हथियारों के मामले में भी वो एक कदम आगे थे। उन्होंने पुरानी AK-47 की जगह AM4 कार्बाइन्स का इस्तेमाल किया, जो कि एडवांस्ड अमेरिकन राइफलें हैं। ये हथियार आए कहाँ से? ये अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद ब्लैक मार्केट के रास्ते इन तक पहुंचे थे, और ये नॉर्मल हथियारों से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। इस हमले की प्लानिंग भी काफी फ्लेक्सिबल थी। जानते हैं, उनका पहला टारगेट बैसरन था ही नहीं। शुरू में वो श्रीनगर के लग्जरी होटल्स को निशाना बनाना चाहते थे, ताकि विदेशी टूरिस्ट्स को टारगेट किया जा सके। लेकिन जैसे ही इंटेलिजेंस इनपुट के बाद होटल्स की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, उन्होंने फौरन अपना प्लान बदल दिया और फिर उन्होंने चुना बैसरन वैली को, एक ऐसी जगह जहां सिक्योरिटी लगभग जीरो थी, फोर्स को पहुंचने में वक्त लगता और भागने के रास्ते भी आसान थे। अब जरा इस साजिश की बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि यह हमला सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं हुआ था। इसके तार ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। एक बहुत ही हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। हमले से ठीक 2 महीने पहले, यानी फरवरी 2025 में पहलगाम एरिया की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी की डिमांड अचानक डबल हो गई। जी हां, 2 गुनी। और ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो ये इमेजरी उन तक पहुंची कैसे? देखिए, एक अमेरिकन कंपनी है मैक्सार टेक्नोलॉजीज, जो ये हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें बेचती है। एक पाकिस्तानी फर्म BSI ने एक पार्टनरशिप के जरिए इन तस्वीरों का एक्सेस हासिल किया, और फिर अचानक से पहलगांव की तस्वीरों के ऑर्डर्स में एक बड़ा उछाल देखा गया। ये साफ संकेत था कि हमले से पहले उस इलाके की रेकी की जा रही थी।
और ये कनेक्शन सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरों तक ही सीमित नहीं थे। अगस्त 2024 में लश्कर-ए-तैयबा के लीडर सैफुल्लाह कासुरी ने दोहा में हमास के लीडर खालिद मशाल से मुलाकात की। इसके बाद फरवरी 2025 में पहली बार हमास की लीडरशिप ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक कश्मीर सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस की। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इन मुलाकातों में इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और सिविलियंस को टारगेट करने की टैक्टिक्स पर भी बात हुई। वैसे पाकिस्तान पर इस तरह के आरोप कोई नए नहीं हैं। एक बार तो खुद पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में माना था कि हम उन्हें कश्मीर में लड़ने के लिए ट्रेन करते हैं, वो हमारे हीरो हैं। तो इस हमले के बाद क्या हुआ? चलिए अब इसके नतीजों और उसके बाद की सिचुएशन को समझते हैं। हमले के बाद मामला UN सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंचा। जो शुरुआती ड्राफ्ट स्टेटमेंट था उसमें TRF का नाम साफ साफ लिखा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर एतराज़ जताया और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि फाइनल प्रेस स्टेटमेंट से TRF का नाम ही हटा दिया गया। और सबसे बड़ी और चिंता की बात यह है कि इस हमले के जो मुख्य गुनहगार थे, हाशिम मूसा, अली भाई और आदिल ठोकर, वो आज भी कानून की पकड़ से बाहर हैं। उन्हें पकड़ने के लिए किश्तवाड़ के घने जंगलों में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जब आतंक इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ग्लोबल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है तो काउंटर टेररिज्म का भविष्य कैसा होगा? इस हमले ने इस सवाल को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है।